Hello and welcome to Shivi. Shivi is founded at the University of Cambridge. We provide top global faculties, and you can download our mobile application from Google Play Store or visit our website www.shivi.org. Shivi mission is to provide education for all. तो आपको आईआईटी और नीट के टॉप फैकल्टीज प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि डॉक्टर्स और आईआईटीएन, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम पास करने में आपकी मदद करेंगे। और हमारा कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं 500 रुपये महीने में। और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल टू गेट एक्सेस टू मोर सच फ्री वीडियोस। Hello and welcome to Shivi. मैं आपका बायो एडुकेटर आयन अरुण and today I'm going to start with the new chapter in plant physiology, that is the plant growth and development. नीट के रिसेंट ट्रेंड से पता चला है कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आपको पक्का आना है, ठीक है। एंड ये जो चैप्टर है बेसिकली मैं बता दूं पहले, इसमें बहुत थोड़े कॉन्सेप्ट आपके लगते हैं जो आपका बेसिकली ग्रोथ एंड डेवलप जो पहला पार्ट आता है ना। देखो, इस चैप्टर को अपन 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट दी प्लांट ग्रोथ, ओके, ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में अपन पढ़ेंगे अबाउट दी हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में। एंड फाइनली हम लोग पढ़ेंगे अबाउट दी फोटोपीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन। उसमें भी ग्रोथ में हम लोग बेसिकली देखेंगे अबाउट कि ग्रोथ क्या है, ओके, प्लांट ग्रोथ क्या है, ग्रोथ के क्या क्या फीचर्स हैं, ग्रोथ के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो प्लांट में देखे गए हैं। देन वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट ग्रोथ रेट्स, ओके, कि मतलब मेरा एक एरिथमेटिक ग्रोथ रेट होता है, एक ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट होता है, ओके। फिर हम लोग पढ़ेंगे अबाउट कि मेरा जो ग्रोथ के डिफरेंट फेजेस होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक फेज होता है, उसके बाद इलोंगेशन फेज आता है, फिर फाइनली एक मैचुरेशन फेज आता है। फिर अपन ग्रोथ में पढ़ेंगे अबाउट 2 वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना, ठीक है, जिस पे क्वेश्चंस आते रहे। एंड इस साल उस पे आने के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है क्योंकि पिछले 2 साल से उन पे क्वेश्चंस आ नहीं रहे, ओके। दैट इज द प्लास्टिसिटी एंड द हेटेरोफाइली, तो वहां से क्वेश्चंस आने का चांसेस बहुत है। एंड देन विल स्टडी अबाउट हार्मोन्स, ओके। हार्मोन्स मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब वो केमिकल मैसेंजर्स, प्लांट की केमिकल मैसेंजर्स है वो बेसिकली, ठीक है। उसमें पढ़ेंगे अबाउट ऑक्सिन, 5 हार्मोन है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, ठीक है। ये जो पूरा पार्ट आएगा ना पांचों वाले, बेसिकली खाली फैक्ट्स वाला पार्ट है, ठीक है। इसमें अपन को फैक्ट्स याद रखने हैं, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो होगी, ठीक है। एनसीईआरटी के सारे लाइंस जो हार्मोन्स वाले वो सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली डायरेक्टली एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन आते हैं उसमें। एंड फाइनली हम लोग फोटो पीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन का एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, ओके, उसको जल्दी अपन कंप्लीट कर लेंगे। और एक नया पार्ट भी ऐड हुआ है एनसीईआरटी में, दैट इज अबाउट दी डोरमेंसी, तो अपन उसे भी ठीक से देखेंगे। डोरमेंसी के ऊपर नीट 2020 में क्वेश्चंस भी आया है, तो अपन उस पार्ट को भी बेसिकली एक बार देख लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे, ओके। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। ये बेसिक चैप्टर का मैंने आपको एक इंट्रो दे दिया, माहौल क्रिएट कर दिया कि चैप्टर कैसा आगे आपको दिखेगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, starting with our new chapter, plant growth and development। मतलब इस चैप्टर में हमारा जो बेसिक फोकस होगा वो होगा अबाउट प्लांट के ग्रोथ एंड उसके डेवलपमेंट क्या पढ़ना है। जैसे हम भी अपन अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ते हैं ना, कि कैसे वी स्टार्टेड फ्रॉम अ सिंगल सेल्ड जाइगोट टू वेयर वी आर, तो ये भी एक तरीके का ग्रोथ हुआ, वो अब हम लोग पढ़ेंगे इन रिलेशन टू प्लांट्स, ओके। सो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से अपन स्टार्ट करें। सबसे पहले ग्रोथ क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं ग्रोथ क्या है। तो ग्रोथ को हम लोग डिफाइन करते हैं एज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके। आइए इसको लिखते हैं, व्हाट इज ग्रोथ। तो ग्रोथ, आई एम स्टार्टिंग विद ग्रोथ। सो ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन, हम पूरे होल रिस्पेक्ट में बात करें, साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट्स और इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल, ओके, और इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल।
ओके मतलब ग्रोथ क्या है, ये है इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज। इरिवर्सिबल मतलब ये बाद में इसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते, एक बार हो गया तो ये वैसा ही रहेगा। परमानेंट मतलब ये होता ही होता है। ओके टेम्पररी नहीं कि खाली थोड़े फेज के लिए होगा। अगर ग्रोथ हो रहा है तो परमानेंट ग्रोथ हो रहा है। ओके वो होगा ही होगा। एंड उसके बाद दिया इंक्रीज इन साइज। ओके हम साइज के बारे में इंक्रीज कर रहे हैं, हम साइज बोल रहे हैं मटेरियल साइज। मटेरियल साइज इंक्रीज हो रहा है किसका, ऑर्गन का। हम एक सबसे ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटा पार्ट तो सेल है, बट हम सेल के जो एक बेसिक एक जो फंडामेंटल चीज हो ऑब्जर्वेबल यानी ऑर्गन, ऑर्गन के बारे में बात करें। और इट्स पार्ट मतलब ऑर्गन का भी कोई पार्ट हो सकता है, या इवन एक इंडिविजुअल सेल का जो इंक्रीज इन साइज हो रहा है, अपन ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ में होता है मेरा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ग्रोथ में देखा गया है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। अभी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस तुम जानते हो, मेटाबॉलिज्म दो टाइप के होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। मतलब एनाबॉलिक प्रोसेस भी होता है एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस भी होता है। और ये एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस किसके एक्सपेंस पे हो रहा है, तो एनर्जी के एक्सपेंस पे हो रहा है। जैसे एक एक लीफ के ग्रोथ को हम लोग, लीफ का साइज इंक्रीज होता है तो बेसिकली एनाबॉलिक फीचर हो गया। वो साइज इंक्रीज करने के लिए मेरे को एनर्जी देना पड़ रहा है, इसलिए हम क्या बोले कि जो ये ग्रोथ है इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस, जिसमें एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म भी होता है। बट बेसिकली क्या होता है, बेसिकली मेन एनाबॉलिज्म होता है, क्योंकि एनाबॉलिज्म मतलब बनना एंड कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना। तो ज्यादा तो ग्रोथ होने के लिए ज्यादा बनना चाहिए, तो इसलिए एनाबॉलिक प्रोसेस प्रीडोमिनेंटली होता है, बट कैटाबॉलिज्म भी कुछ कुछ जगह देखा गया। जैसे मैं आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ। अपन जो प्रोटीन्स होता है, प्रोटीन्स बनता किससे, प्रोटीन का सबसे फंडामेंटल ब्लॉक क्या है, तो वो है अमाइनो एसिड्स। तो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलके एक बड़ा प्रोटीन बनाते हैं। ना ये जो बड़ा प्रोटीन बना है, ये बनने के लिए कुछ एनर्जी देना पड़ता है। अब ये एनर्जी कहाँ से आते हैं, तो हम पढ़े रेस्पिरेशन में कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके अपन एनर्जी बनाते हैं। मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, सो दैट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। बट अमाइनो एसिड से प्रोटीन का बनना इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस। तो ग्रोथ में मेरा एनाबॉलिक प्रोसेस भी हो रहा है, कैटाबॉलिक प्रोसेस भी हो रहा है, बट फंडामेंटली क्या हो रहा है, तो एनाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है। ओके हम लोग क्या, तो लीफ के ग्रोथ को हम लोग एक प्लांट ग्रोथ माने, तो लीफ ग्रोथ बाय एक्सपेंशन इज अ ग्रोथ। माना हमने, भाई आपने जो बोला सही है। बट क्या हम लोग एक स्वेलिंग ऑफ वुड को एक ग्रोथ मानेंगे, तो स्वेलिंग ऑफ वुड को अपन एक ग्रोथ नहीं मानेंगे, क्योंकि पहला बात उसमें एक मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं हुआ है, एंड सेकंड चीज वो इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज नहीं होता है। अगर एक बार वुड स्वेल हो तो वुड का साइज इंक्रीज हुआ। अब हम क्या करें, वुड को क्या किए हम लोग, मतलब उसको सन में छोड़ दिए, ठीक है, मतलब हम लोग उसको डे लाइट में रख दिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो वुड का जो सारा पानी निकल जाएगा, मतलब फिर से वो अपना नॉर्मल शेप एंड साइज रिगेन कर लेगा। तो क्या हम लोग इसको एक इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज कह सकते हैं, नहीं, इट इज अ रिवर्सिबल एज वेल एज अ टेम्पररी इंक्रीज इन साइज। जो क्यों हो रहा है, तो क्योंकि हो रहा है क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रहा है। तो मेरा जो स्वेलिंग ऑफ वुड है वो एक एग्जांपल नहीं हुआ, स्वेलिंग ऑफ वुड मेरा ग्रोथ का एग्जांपल नहीं हुआ। ओके ऐसे याद रख लेना, लीफ ग्रोथ बाय एक्सपेंशन इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ वुड इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ग्रोथ। ओके तो ये तो था मेरा ग्रोथ के बारे में कुछ पॉइंट्स। अब हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द फीचर्स ऑफ ग्रोथ, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो फीचर्स ऑफ ग्रोथ, फीचर्स ऑफ ग्रोथ। ना जो ग्रोथ होता है, जो अगर हम ग्रोथ के इसमें भी हम लोग बेसिकली प्लांट ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, ह्यूमन ग्रोथ के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मेरा निकल के आता है वो है कि जो प्लांट ग्रोथ है, दिस प्लांट ग्रोथ इज जनरली, जनरली बोला मैंने, ओके एक्सक्लूसिवली नहीं बोला, जनरली indeterminate, indeterminate cause the plants retain the capacity for unlimited growth throughout their life. Now
मैंने क्या बोला, प्लांट ग्रोथ जनरली इनडिटर्मिनेंट होता है। इनडिटर्मिनेंट मतलब कि प्लांट ग्रोथ रुकता नहीं है कभी, प्लांट ग्रोथ हमेशा कंटिन्यूड रहता है। ओके, इसीलिए और इस कारण से प्लांट्स के पास कैपेसिटी होता है अनलिमिटेड ग्रोथ का, मतलब प्लांट अपना ग्रोथ को लगातार बनाए रख सकता है, प्लांट का ग्रोथ इंक्रीज पे इंक्रीज हो सकता है थ्रू आउट देयर लाइफ। क्यों? क्योंकि प्लांट ग्रोथ जनरली इनडिटर्मिनेट होता है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनडिटर्मिनेट। प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडिटर्मिनेट, मतलब प्लांट्स रिटेन द कैपेसिटी ऑफ डूइंग अनलिमिटेड वर्क, मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ प्लांट में होते रहेगा एज इट गोज थ्रू। ओके, नाउ द नेक्स्ट फीचर जो मेरा प्लांट ग्रोथ में निकलता है वो है कि जो प्लांट ग्रोथ होता है, ये एनसीईआरटी में शायद जिक्र नहीं हुआ है, पर मैं बता दूं कि जो प्लांट ग्रोथ होता है भैया, वो होता है लोकलाइज्ड। अच्छा, प्लांट ग्रोथ इंडिटरमिनेंट होता क्यों है? ये बेसिकली होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम्स। ओके, हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं व्हिच रिटेन द कैपेसिटी ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। ओके, इनमें कभी डिवीजन स्टॉप ही नहीं होता है। जैसे अपन का क्या है, अपन का एक एज के बाद अपन का ग्रोथ रुक जाता है। ओके, अपन में क्या होता है, ज्यादा मतलब मेरा सेल्स मरते हैं, मतलब सेल्स बनने से ज्यादा मेरे सेल्स मरते हैं। बट प्लांट ग्रोथ, प्लांट के केस में क्या होता है, हमेशा क्या होता है, ग्रोथ होते रहता है। ओके, इसलिए हम लोग कहते हैं इनडिटरमिनेट ग्रोथ। और ये होता किसके कारण है? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक मेरिस्टेम्स। ओके, मेरिस्टेम्स तो पढ़ोगे, रूट एपेक्स में मिलते हैं, शूट एपेक्स में मिलते हैं, इसलिए रूट एपेक्स और शूट एपेक्स हमेशा ग्रोथ करते रहते हैं। तो इनडिटरमिनेट क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम्स। सेकंड पॉइंट मैंने बोला प्लांट ग्रोथ लोकलाइज्ड है, मतलब प्लांट ग्रोथ ना एक फिक्स्ड जगह पे होता है। ओके, ऐसा नहीं है कि प्लांट ग्रोथ मेरा फैला हुआ है, अगर मेरा स्टेम्स बढ़ रहा है तो स्टेम से निकले हुए ब्रांचेस का ग्रोथ हो रहा है, ये नहीं हो रहा है कि पूरा स्टेम का ग्रोथ हो रहा है। तो मैंने क्या बोला, प्लांट ग्रोथ मेरा लोकलाइज्ड है। ठीक है, मतलब ये खाली कुछ कुछ रिस्ट्रिक्टेड जगह पे हो रहा है, और वो कौन सा जगह है? जहां पे मेरे मेरिस्टेम्स मिले, जैसे शूट एपेक्स हो गया, या जो ब्रांच निकल रहे, तो ब्रांच जो निकल रहा है, तो जो बर्ड से निकल रहा है, वो बर्ड्स भी एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया। एग्जाम्पल ऑफ एपिक एक्सिलरी मेरिस्टेम। ठीक है, एक एपिकल मेरिस्टेम होता है जो होता है रूट एपेक्स पे, शूट एपेक्स पे, और एक होता है एक्सिलरी मेरिस्टेम। तो वहां पे क्या होता है ना, वहां पे ग्रोथ होता है, बट कुछ कुछ जगह पे ग्रोथ नहीं होता। इसलिए मैंने बोला प्लांट ग्रोथ इज लोकलाइज्ड। तो लोकलाइज्ड इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया। नेक्स्ट निकलता है कि जो मैं प्लांट ग्रोथ होता है वो होता है ओपन। ओके, प्लांट ग्रोथ इज ओपन। प्लांट ग्रोथ इज ओपन मतलब क्या होता है, इस ग्रोथ में न्यू सेल्स हमेशा एडअप होते रहते हैं। ओके, न्यू सेल्स हमेशा एडअप होते हैं बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम्स। ओके, तो प्लांट ग्रोथ ओपन है। ओपन मतलब न्यू सेल्स हमेशा, मतलब इट इज बेसिकली कंड्यूसिव फॉर ग्रोथ। ओके, मतलब ग्रोथ के लिए ये अच्छा है, मतलब ग्रोथ के लिए ये अच्छा है। प्लांट प्लांट के लिए ग्रोथ में ये पक्का होता है, मतलब हाँ हो गई, क्लोज्ड नहीं है। मतलब ह्यूमंस में क्या होता है, एक समय के बाद जो ग्रोथ होता है वो क्लोज हो जाता है, बट प्लांट ग्रोथ हमेशा ओपन रहता है। मतलब क्या बोला मैंने, इट इज कंड्यूसिव फॉर एडिशन ऑफ न्यू सेल्स। तो ये तो रहे थे मेरे फीचर्स ऑफ ग्रोथ, ये मेरे कुछ फीचर्स ऑफ ग्रोथ हैं। अब ग्रोथ के बारे में हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ होता है मेरा, तो बेसिकली मेरा दो टाइप का ग्रोथ होता है, एक होता है प्राइमरी ग्रोथ और एक होता है सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, प्राइमरी ग्रोथ किसमें दिखता है, तो ये सब हम लोग बेसिकली प्लांट में भी पढ़ेंगे, प्लांट एनाटॉमी में, कि जो मेरे प्राइमरी ग्रोथ होता है वो क्यों होता है। इट इज बाय दी by the functions of root apical meristem and shoot apical meristem। ठीक है, वो प्राइमरी ग्रोथ कराते हैं, मतलब प्राइमरी इलोंगेशन इन दी प्लांट बॉडी कौन कराते हैं, तो प्राइमरी मेरिस्टेम्स कराते हैं। जैसे शूट एपिकल मेरिस्टेम हो गए, रूट एपिकल मेरिस्टेम हो गए, उस ग्रोथ को कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ ही मेरा न्यू प्लांट के, जब न्यू प्लांट मेरा बनता है तो प्राइमरी ग्रोथ उसमें देखा जाता है। फिर एक समय के बाद जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद जो ग्रोथ दिखता है वो होता है सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, एंड सेकेंडरी ग्रोथ तुम लोग पढ़ोगे इन केस ऑफ दी लैटरल मेरिस्टेम्स। ओके, सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम्स के केसेस में पढ़ोगे, वैस्कुलर कैम्बियम के पढ़ोगे, कॉर कैम्बियम के बारे में बोलोगे। तो उसमें क्या आ रहा है, मतलब देखो जो मेरा प्राइमरी ग्रोथ है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेशन ऑफ द प्लांट बॉडी, whereas the secondary growth is responsible for expansion of the plant body। मतलब प्लांट का इसमें lateral growth होता है। ओके, मतलब इंक्रीज इन गर्थ होता है प्लांट का, जो मतलब चौड़ाई होता है वो बढ़ता है, बट मेरे प्राइमरी ग्रोथ से प्लांट का लंबाई बढ़ता है। ओके, तो ये प्लांट भी याद रखना है कि मेरे ग्रोथ दो टाइप के होते हैं। लिख देता हूं, एक होता है मेरा प्राइमरी और एक होता है मेरा सेकेंडरी। ओके, एक होता है मेरा प्राइमरी ग्रोथ और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी पता है रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम के कारण, और सेकेंडरी किसके कारण होता है, सेकेंडरी होता है बाय द हेल्प ऑफ लैटरल मेरिस्टेम्स, यानी वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्ड कैम्बियम।
अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि ग्रोथ जो है वो ग्रोथ मेरा मेजरेबल होता है। तो ग्रोथ कैसे मेजरेबल होता है, तो उसमें आपको बहुत सारे एग्जांपल्स याद रखने हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए हैं। तो आइए पढ़ते हैं कि हाउ ग्रोथ इज मेजरेबल। तो हम क्या कह रहे थे कि ग्रोथ जो होता है वो होता है मेरा मेजरेबल। आइए सब कुछ एग्जांपल्स के बारे में पढ़ते हैं जिससे पता चलता है कि मेरा ग्रोथ मेजरेबल होता है। ग्रोथ होता है मेरा मेजरेबल। अब देखो, जो ग्रोथ मेरा सेलुलर लेवल पे हो रहा है, सेलुलर लेवल मतलब जो सेल में जो ग्रोथ हो रहा है वो बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली हो रहा है मेरा इंक्रीज इन दी, वो हो रहा है बेसिकली ड्यू टू इंक्रीज इन दी अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म तुम जानते हो, प्रोटोप्लास्ट मैंने बताया था उस क्लास में कि प्रोटोप्लास्ट मेरा क्या होता है, सेल का पूरा पार्ट एक्सेप्ट दी सेल वॉल होता है प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लाज्म क्या हुआ, तो एक्सेप्ट दी सेल मेम्ब्रेन, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी आता है उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो मतलब हम कहते हैं कि जो मेरा ग्रोथ सेलुलर लेवल पे हो रहा है बेसिकली हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब देखो, हम तो इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म को मेजर नहीं कर सकते क्योंकि सेल मेरा एक बहुत ही स्मॉल फीचर हो गया, और उसमें भी हम लोग ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं भाई, प्रोटोप्लाज्म के इंक्रीज, तो उसको मेजर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे पैरामीटर्स पकड़ते हैं जो उसके बेसिकली मतलब पास हो, ठीक है, जो मतलब जिससे हम लोग बेसिकली एक ऐसा फंडामेंटल क्वांटिटी पकड़ लिया ना, जो जिससे भी हम मतलब ग्रोथ कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वो एक्यूरेट नहीं होगा, बट मेरा हाँ क्लोजर क्लोजर टू दी करेक्ट वैल्यू होगा। ओके, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कौन कौन से मेरे वेरियस पैरामीटर्स है। तो पहला पैरामीटर है मेरा इंक्रीज इन फ्रेश एंड ड्राई वेट। ओके, इंक्रीज इन फ्रेश एंड ड्राई वेट। सेकेंड है मेरा इंक्रीज इन लेंथ। ओके, ये छोटा टॉपिक है तो अपन इसको जल्दी कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। इंक्रीज इन लेंथ, और इंक्रीज इन लेंथ किसके केस में हम लोग काउंट करते हैं, मतलब इंक्रीज इन लेंथ मेरे को बताना है, जैसे इंक्रीज इन लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब। ओके, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब का लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो भी मेरे ग्रोथ में एक पार्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट हो गया मेरा इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, और इसका एग्जांपल हो गया मेरा बेसिकली, तो हम लोग ग्रोथ इन सरफेस एरिया ऑफ लीफ का बात कर देंगे। फिर एक आता है मेरा इंक्रीज इन सेल नंबर। और इंक्रीज इन सेल नंबर किसी केस में काउंट करते हैं, तो हम लोग करते हैं इन केस ऑफ मेज, मेज के रूट एपिकल मेरिस्टेम। ओके, मेज के रूट एपिकल मेरिस्टेम में बेसिकली होता है 1750 न्यू सेल्स पर आवर आते हैं। ओके, मतलब इंक्रीज इन सेल नंबर का मैं बात कर रहा हूँ, मतलब मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम में क्या होता है, जो मेज के मतलब मेज का रूट है उसको मेरा ग्रोथ मेजर करना है, तो हम उसमें ग्रोथ को मेजर करते हैं इन केस ऑफ इंक्रीज इन सेल नंबर, मतलब जितना सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है मतलब ग्रोथ हो रहा है। और एक एनसीईआरटी डाटा दे दिया है कि 17,500 cells are added per hour in case of मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये भी ग्रोथ का मेरा एक पैरामीटर हो गया, इंक्रीज इन सेल नंबर। इंक्रीज इन फ्रेश एंड ड्राई वेट, अच्छा फ्रेश एंड ड्राई वेट के बीच का डिफरेंस मैंने बताया नहीं, बता देता हूँ। फ्रेश वेट होता है जो वेट प्लस वाटर, ठीक है, कोई भी एक मेरा बॉडी होता है ना, तो उसका कुछ वाटर अमाउंट भी ऐड होता है, और उस वाटर अमाउंट के संग जो वेट निकालते हैं उसको कहते हैं अपन फ्रेश वेट। एंड अगर हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग ड्राई कर दिए तो उसके बाद जो मेरा जो मतलब मटेरियल या सब्सटेंस बचा उसका जो वेट निकलता है वो होता है ड्राई वेट। तो इंक्रीज इन फ्रेश एंड ड्राई वेट हो गया, एक हो गया इंक्रीज इन लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ भी एक तरीके का ग्रोथ का पैरामीटर हो गया, और इंक्रीज इन लेंथ किसके में बात करते हैं, तो पोलन ट्यूब के बारे में बात करते हैं। फिर आता है सरफेस एरिया का इंक्रीज, तो मैंने प्लांट लीफ के बारे में बताया था इंक्रीज इन सरफेस एरिया, और एक इंक्रीज इन सेल नंबर तो वो था रूट एपिकल मेरिस्टेम। एक और बताते हैं वो है मेरा इंक्रीज इन सेल साइज। ओके, इंक्रीज इन सेल साइज या वॉल्यूम कह लो, इंक्रीज इन सेल साइज या वॉल्यूम कह लो, और इसका एग्जांपल है मेरा
the cells of watermelon. Okay, the cells of watermelon, जो सेल्स ऑफ वाटरमेलन होते हैं ये मेरे 3,50,000 टाइम्स इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। इनका मतलब साइज होता है वो 3,50,000 टाइम्स इनका साइज बढ़ सकता है। और हम बात कर सकते हैं इंक्रीज इन गर्थ भी, तो वो डाइकोट स्टेम एंड डाइकोट रूट्स के केस में हम लोग इंक्रीज इन गर्थ को भी एक पैरामीटर मान सकते हैं। अच्छा, कुछ कुछ मेरे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ग्रोथ को मेजर भी करते हैं। एक है मेरा एक तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से मेजर करते हैं, एक वो ऑक्सीनोमीटर से मेजर करता है, एंड ठीक है एक क्रेस्कोग्राफ भी है। क्रेस्कोग्राफ को बेसिकली वो जगदीश चंद्र बोस ने इन्वेंट किया था, क्या एन इंडियन साइंटिस्ट। तो ये बेसिकली बहुत ही पुराने टाइम में ये सब क्वेश्चंस आते थे कि ऑक्सीनोमीटर से कैसे मेजर करते हैं, ओके, एंड क्रेस्कोग्राफ के बारे में बताया भी गया था, बट राइट नाउ दे आर नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। ओके, तो हम लोग बेसिकली मेथड्स ऑफ ग्रोथ मेजरमेंट जो बात करेंगे वो हम लोग जो होता है ना नीडल वाला जो मेथड है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, खाली हम लोग अपन उसी में बात करेंगे। तो आइए उसके बारे में हम लोग एक एनसीईआरटी के डायग्राम से समझते हैं कैसे ग्रोथ को बताया गया था। तो ये रहा मेरा एनसीईआरटी का जो दो डायग्राम है जो प्लांट ग्रोथ को इंडिकेट करता है। अच्छा, ये पहले डायग्राम तो बेसिकली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो पहला डायग्राम है ये मेरा प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ का डिफरेंस दिखा रहा है। मैंने पहले बोला था प्राइमरी ग्रोथ में होते हैं मेरे शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम, एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेशन। ओके, ये इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक सेकेंड, ये बेसिकली मेरे इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट बॉडी इनके कारण होता है। ओके, शूट रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। और एक होता है मेरा ये वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, ये कॉर कैम्बियम भी हो सकता है, कॉर कैम्बियम भी हो सकता है, कॉर कैम्बियम भी लिख दे रहा हूं मैं। ओके, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ। ठीक है, इंक्रीज इन गर्थ, गर्थ मतलब इंक्रीज इन डायमीटर, तो इंक्रीज इन डायमीटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। ओके, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेरे वैस्कुलर कैम्बियम्स। ओके, देखो ये कैसे ग्रोथ हो रहा है बाय वैस्कुलर कैम्बियम, और ये देखो कैसे ग्रोथ हो रहा है बाय रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। ना, ये तो था मेरा प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ के बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा है। एक मैंने बोला था कि ग्रोथ को हम लोग क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। ग्रोथ को हम लोग बेसिकली मेजर कर लेते हैं बाय दिस टेक्निक, एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज दी पैरेलल लाइन टेक्निक। ओके, पैरेलल लाइन टेक्निक। ओके, ये मेरा पैरेलल लाइन टेक्निक। इसमें क्या करते हैं, देखो ये मेरा पहले इनिशियल स्टेज में, ओके, ये है मेरा इनिशियल स्टेज और ये है मेरा बेसिकली फाइनल स्टेज। ओके, इनिशियल स्टेज में कुछ ऐसा था मेरा सीडलिंग, धीरे धीरे क्या हुआ उसका ग्रोथ हुआ। तो ग्रोथ होते हुआ तो क्या हुआ, हम लोग क्या किए थे, पहले जो इनिशियल पोजीशन था उन सबका मार्क कर लिए थे। एक सेकेंड, ये देखो ये इसका ये इसका इनिशियल स्टेज है, ये इसका इनिशियल स्टेज है, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, इसका, इसका ग्रोथ हुआ। इसका क्या हुआ, इसका हुआ ग्रोथ। ग्रोथ होते हुआ तो ये जो पॉइंट था जिसको हम लोग पहले ए बी सी डी करके मार्क किए थे, ये बाद में ऐसे ऐसे पोजीशंस पे आ गया। मतलब इधर से मेरे को समझ रहा है पैरेलल लाइन टेक्निक से, क्योंकि पैरेलल लाइन ड्रॉ करके हमने चेक किया कि वो मेरे पोजीशंस ए बी सी डी एफ जी कहाँ पे, तो हमें दिखा कि ग्रोथ हुआ। अब इधर से हम लोग बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं कितना मेरा ग्रोथ हुआ। तो इधर पैरेलल लाइन टेक्निक फॉर मेजरिंग द ग्रोथ। ओके, क्रेस्कोग्राफ और ऑक्सीनोमीटर के बारे में अपन को फोकस नहीं करना है। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ। ओके, मेरिस्टेमेटिक फेज, एलोंगेशन फेज एंड द मैचुरेशन फेज। ओके, ओके, सो हमने पैरेलल लाइन टेक्निक पढ़ लिया कैसे मेरा ग्रोथ को अपन मेजर करते हैं। ओके, अब मैं बताता हूं, मैं बोला था फेजेस ऑफ ग्रोथ अपन अब पढ़ने वाले। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फेजेस ऑफ ग्रोथ। फेजेस ऑफ ग्रोथ। ओके,
तो सबसे पहला फेजेस, हम ग्रोथ को बेसिकली 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला फेज होता है मेरा मेरिस्टेमेटिक फेज, सेकंड फेज होता है मेरा इलोंगेशन फेज, एंड थर्ड फेज होता है मेरा मैचुरेशन फेज। ओके, तो अब एक एक करके तीनों को समझते हैं, एंड तीनों में कैसे सेल्स का बिहेवियर होता है, कैसे सेल्स पाए जाते हैं, उन्हें भी देखते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट फेज, दैट इज द मेरिस्टेमेटिक फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज, मेरिस्टेमेटिक फेज। नाउ मेरिस्टेमेटिक फेज में कैसे सेल्स होते हैं, तो कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। वो सेल्स जो कंटिन्यूअसली डिवाइड किए जाते हैं वो मेरे मेरिस्टेमेटिक फेज में दिखते हैं। और मेरिस्टेमेटिक फेज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो मेरे रूट एपेक्स पे और शूट एपेक्स पे मेरा मेरिस्टेमेटिक फेज देखा गया है। लिखते हैं इसे। तो सबसे पहले तो मेरे कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स दिखते हैं यहाँ पे। कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग मतलब कंटिन्यूअस जो डिवाइड करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स दिखते रहते हैं। कहाँ कहाँ पे दिखते हैं, तो रूट एपेक्स पे दिखते हैं और शूट एपेक्स पे दिखते हैं। रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स, ये दो जगह पे मेरे मेरिस्टेमेटिक फेज के सेल्स पाए जाते हैं। नाउ इनके सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करते हैं, तो सेल्स आर नंबर 1, बेसिकली दे आर स्मॉल विथ रिच प्रोटोप्लाज्म, मतलब काफी ज्यादा अमाउंट में प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। ओके, विथ रिच प्रोटोप्लाज्म। ओके, सेल्स के पास प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस भी होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटल, प्लाज्मोडेस्माटल तुम जानते हो कि दो सेल्स को जोड़ने वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस भी इन सेल्स के बीच में दिखते हैं, जिससे क्या करते हैं वो एक दूसरे के संग बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, सब्सटेंसेस को शेयर कर सकते हैं। ओके, तो प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस भी दिखते हैं यहाँ पे। फिर मेरा जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है वो एब्सेंट होता है, तो इंटरसेलुलर स्पेसेस भी नहीं होते हैं, आर एब्सेंट। ओके, फिर जो सेल्स होते हैं वो बेसिकली प्राइमरी होते हैं नेचर में, मतलब उनका जो सेल वॉल होता है वो थिन होता है और सेलुलोजिक होता है। ओके, तो फोर्थ लिखो कि सेल वॉल्स आर प्राइमरी। देखो सेल चैप्टर में हम सेल वॉल में बताएंगे कि दो टाइप के सेल वॉल होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में बेसिकली मेरा कैल्शियम पेक्टेट इन सब चीजों का डिपोजिशन हो जाता है। ओके, बट जो मेरे प्राइमरी सेल वॉल होते हैं वो बेसिकली काफी थिन होते हैं एंड वो सेलुलोज से भरे होते हैं। तो जो मेरे सेल्स है उनका जो सेल वॉल है वो है मेरा थिन एंड सेलुलोजिक, मतलब बेसिकली वो है क्या, तो बेसिकली वो है मेरा प्राइमरी सेल वॉल। ओके, प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, और मैंने बोला था कि उनमें प्रोटोप्लाज्म भी काफी ज्यादा अमाउंट में रहते हैं। एंड फाइनली एक और चीज है कि उनका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है लार्ज, लार्ज कॉन्स्पिकुअस। कॉन्स्पिकुअस मतलब इजीली ऑब्जर्वेबल इन अ माइक्रोस्कोप न्यूक्लियाई। सो लार्ज कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियाई भी होता है। ये पांचों फैक्ट्स अपन को याद रखने हैं, ये नीट एग्जाम में पूछे गए। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मेरिस्टेमेटिक फेज कौन सा फेज हुआ, तो उन फेज में वो सेल्स मिलते हैं जो कॉन्स्टेंटली डिवाइड करते रहते हैं। ओके, कंटिन्यूअस डिवीजन थ्रू आउट द लाइफ चलते रहते हैं उनमें। ठीक है, मिलते कहाँ पे, तो रूट एपेक्स और शूट एपेक्स, क्योंकि दीज आर द साइट्स ऑफ प्राइमरी ग्रोथ, इधर से ही इलोंगेशन का ग्रोथ होता है। ओके, फिर जो सेल्स पाए जाते हैं मेरे इधर इन दोनों जगह रूट एपेक्स और शूट एपेक्स पे, उन सेल के फीचर्स को समझो। तो जो सेल्स होते हैं वो उनमें रिच प्रोटोप्लाज्म होता है, उनमें काफी ज्यादा प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस होता है, उनके जो सेल वॉल होते हैं वो थिन होते हैं, सेलुलोजिक होते हैं और प्राइमरी सेल वॉल होते हैं। उनका जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है जो कनेक्टिंग सेल्स के बीच में, वो नहीं होता है, पर सेल्स को कनेक्ट करने वाला फीचर है जो है प्लाज्मोडेस्माटा। एंड उनका जो न्यूक्लियाई होता है वो काफी बड़ा होता है। ठीक है, ये तो था मेरे मेरिस्टेमेटिक फेज के बारे में। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द elongation phase and the maturation phase. So let's start with the elongation phase. Okay, जो second phase है मेरा वो है elongation. Elongation phase. नाउ इलोंगेशन फेज के जो सेल्स होते हैं वो बेसिकली किसके प्रोक्सिमल होते हैं, प्रोक्सिमल मतलब किसके पास होते हैं, तो होते हैं मेरिस्टेमेटिक फेज के पास। ठीक है, और इनके जो सेल्स होते हैं उनमें क्या क्या फीचर्स दिखते हैं तो समझते हैं। पहले तो लिख लो, इलोंगेशन फेज के जो सेल्स होते हैं दे आर फाउंड प्रोक्सिमल टू, सेल्स आर प्रोक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन। प्रोक्सिमल मतलब पास, सेल्स आर प्रोक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन।
मतलब वो सेल्स जो मेरिस्टेमेटिक जोन के तुम्हें पास दिखे हैं, वो सेल्स मेरे किस जोन में आते हैं, तो इलोंगेशन फेज में आते हैं, सेल्स आर प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन। ठीक है, इधर के जो सेल्स होते हैं उनमें क्या देखा गया समझो। नंबर 1, इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, मतलब वैक्यूल काफी ज्यादा होता है, इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन। सेकेंड फैक्ट है मेरा कि सेल एनलार्ज्ड होते हैं, मतलब बड़े बड़े सेल दिखते हैं तुम्हें। एंड फाइनली न्यू सेल वॉल का डिपोजिशन होता है, न्यू सेल वॉल का डिपोजिशन होता है, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन भी होता है। ओके, तो ये सब इलोंगेशन फेज के सेल्स का मेरा फीचर्स हुआ। अब लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं अबाउट दी मैचुरेशन फेज। ओके, इसके बारे में अपन ना पता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ते हैं। ओके, जब रूट्स के बारे में पढ़ते हैं ना कि रूट्स के डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, सबसे नीचे होता है मेरिस्टेमेटिक जोन, उसके ऊपर आते हैं मेरा इलोंगेशन जोन, ओके, फिर फाइनली मैचुरेशन जोन आता है। ठीक है, तो उसमें भी पढ़ेंगे, यहाँ पे भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो अपन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो इलोंगेशन फेज हो गया एंड फाइनली मेरा मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज, तो देखो मैचुरेशन फेज के जो सेल्स होते हैं वो किसके प्रॉक्सिमल होंगे, वो इलोंगेशन फेज के सेल्स के प्रॉक्सिमल होंगे। प्रॉक्सिमल मतलब पास, तो सेल्स आर प्रॉक्सिमल टू, सेल्स आर प्रॉक्सिमल मतलब पास टू द इलोंगेशन जोन या इलोंगेशन फेज कह लो। ठीक है, और इधर के जो सेल्स होते हैं, सेल्स आर, मतलब सेल्स के बारे में बोले तो वो मेंटेन कर लेते हैं अपना जो उसको बोलते हैं ना मैक्सिमल साइज, मतलब मैक्सिमम साइज ये अटेन कर लेते हैं सेल्स का, मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम साइज अटेन्ड। ओके, मैक्सिमम साइज इन्होंने अटेन कर लिया। ओके, एंड अटेन मैक्सिमम साइज मतलब किस आधार पे, तो एक हो गया मेरा वॉल थिकनिंग के आधार पे, वॉल थिकनिंग के आधार पे, और अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म के रिस्पेक्ट में। अमाउंट ऑफ मतलब अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म भी इतना इंक्रीज हुआ है कि जो सेल्स हो गए अपना मैक्सिमम साइज अटेन कर लिए, और जो मेरे वॉल इतना थिक हो गया है कि अब उससे ज्यादा थिक हो नहीं सकता। तो मैचुरेशन फेज में वो सेल्स पाए जाते हैं जिन्होंने अपना मैक्सिमम साइज अटेन कर लिया। दे आर नो लॉन्गर, मतलब अब उनमें कोई मतलब वो नहीं है कि मतलब मेरे को और ग्रो करना है। ठीक है, दे हैव अटेन्ड देयर मैक्सिमम साइज इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग, अब उससे ज्यादा वॉल थिकनिंग नहीं हो सकता है और उससे ज्यादा मेरा प्रोटोप्लाज्म भी इंक्रीज नहीं हो सकता है। तो ये था मेरा मैचुरेशन फेज। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द ग्रोथ रेट। ठीक है, जो दो ग्रोथ रेट है मेरे, अरिथमेटिक ग्रोथ रेट एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। तो मेरे को लग रहा है इट वुड बी बेटर अगर अपन एनसीईआरटी वाला डायग्राम से उसको क्लोजर करेंगे तो ज्यादा इजियर होगा। ओके, सो लेट अस स्विच टू एनसीईआरटी अगेन। ओके, सो विल स्टार्ट विद द ग्रोथ रेट। ठीक है, पहला बात तो जो मेरा ग्रोथ रेट होता है, ग्रोथ रेट, 1 सेकेंड, जो मेरा ग्रोथ रेट होता है, ग्रोथ रेट ये है क्या, सबसे पहले ये समझो ग्रोथ रेट क्या है। मतलब इंक्रीज इन ग्रोथ, मतलब ग्रोथ का बढ़ना, ये ग्रोथ का कम भी हो ना वो भी ग्रोथ डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम इज इक्वल टू ग्रोथ रेट। मतलब देखो हम लोग रेट जैसे हम लोग स्पीड कहते हैं, तुमने स्पीड कभी ना कभी पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम लोग कहते हैं स्पीड। तो वही ग्रोथ रेट क्या हो गया, मतलब ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ओके, ग्रोथ, 1 सेकेंड, मतलब ग्रोथ पर यूनिट टाइम को अपन ग्रोथ रेट कहते हैं। अब ग्रोथ रेट मेरे दो टाइप के हो सकते हैं, या तो एरिथमेटिक ग्रोथ रेट हो सकता है या तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट हो सकता है। ठीक है, तो एरिथमेटिक ग्रोथ रेट है और ये है ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। मतलब कोई सेल है वो ग्रो कर रहा है तो उसके पास दो वेज है, या तो वो एरिथमेटिक ग्रोथ कर सकता है या तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर सकता है। अच्छा, ये जो मैंने बोला कि ग्रोथ रेट इज इक्वल टू ग्रोथ पर टाइम, इसे समझ में आ रहा है कि ग्रोथ रेट को अपन मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं। कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं। और ये जो एरिथमेटिक और ये ज्योमेट्रिक टर्म है, ये मेरे मैथमेटिक टर्म्स ही हैं। तो मैथमेटिकली अपन एक्सप्रेस कर रहे हैं कि ग्रोथ मेरा या तो अरिथमेटिक ग्रोथ हो सकता है या तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ हो सकता है। देखो सबसे पहले तो आता है मेरा अरिथमेटिक ग्रोथ। ओके, मैं यहाँ पे हेडिंग लगा देता हूँ, अरिथमेटिक ग्रोथ। तो देखो एरिथमेटिक ग्रोथ में क्या हो रहा है मेरा, एरिथमेटिक ग्रोथ में एक सेल जो हो रहा है वो माइटोटिक सेल डिवीजन कर रहा है। ओके, माइटोटिक सेल डिवीजन कर रहा है, माइटोटिक सेल डिवीजन कर रहा है और दो डॉटर सेल बना रहा है। उसमें से एक जो डॉटर सेल है ये क्या हो रहा है, ये हो जा रहा है डिफरेंशिएट एंड मैच्योर।
ये कर जा रहे डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, वही जो एक डॉटर सेल है ये क्या कर रहा है, इसके पास अभी भी कैपेसिटी टू डिवाइड है, कैपेसिटी टू डिवाइड है, मतलब ये अभी भी डिवाइड आगे कर सकता है। तो ये फिर से आगे करके दो डॉटर सेल बनाता है, जिसमें से जो बचे हुए फिर से डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, और जो एक बचा वो क्या करेगा, कैपेसिटी टू डिवाइड। फिर वो जो एक बचा है डॉटर सेल वो फिर से डिवाइड करेगा, वो फिर एक ऐसा सेल बनाएगा जिसके पास कैपेसिटी टू डिवाइड होगा पर ज्यादा डिफरेंशिएट एंड मैच्योर होगा। इसे कहते हैं अपन एरिथमेटिक ग्रोथ। मतलब कि जो एरिथमेटिक ग्रोथ होता है इसमें क्या होता है, वन सेल डिवाइड करता है माइटोटिकली, माइटोटिकली डिवाइड करता है। माइटोसिस एक टाइप का सेल डिवीजन होता है जिसमें एक डॉटर सेल एक सेल दो डॉटर सेल को देता है, ठीक है। सोमैटिक सेल्स में देखा गया ये। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर भी सेम रहता है। तो वन सेल माइटोटिकली डिवाइड करके टू डॉटर सेल्स देता है, टू, एक सेकेंड, टू डॉटर सेल्स देता है, जिसमें से भी एक डिवाइड करता है फर्दर और एक क्या करता है, तो डिफरेंशिएट करता है और मैच्योर करता है, डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। तो ये तो रहा मेरा एरिथमेटिक ग्रोथ। अच्छा, एरिथमेटिक ग्रोथ को मैथमेटिकली हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, एक सेकेंड, मैथमेटिकली अपन एक्सप्रेस करते हैं बाय दिस फॉर्मूला, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। एक एरिथमेटिक ग्रोथ का मैथमेटिकल इक्वेशन हो गया, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ठीक है। इसमें सब टर्म्स पता होने चाहिए। सबसे पहले तो जो एल टी है ये क्या हुआ, ये है लेंथ एट टाइम टी। एल नॉट है मेरा ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। और आर क्या है, तो आर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। आर इज द ग्रोथ रेट, या इसको हम लोग एक और नाम से कहते हैं इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। ओके, जितना इलोंगेशन हो रहा है पर यूनिट टाइम भी कह सकते हैं। तो इसको बेसिकली आर को ग्रोथ रेट कहते हैं और टी हो गया मेरा टाइम, ठीक है। टी हो गया जिस टाइम में हो रहा है। जब ए एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, तो ये मेरा याद रखना, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर एरिथमेटिक ग्रोथ। एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, एल टी हो गया मेरा लेंथ एट टाइम टी, एल नॉट ओरिजिनल लेंथ, आर जो ग्रोथ रेट है जो मेरे को पता होगा, और टी जितने टाइम में मेरा हो रहा है। तो एल टी एल नॉट प्लस आर टी, देखो क्या निकल रहा है मेरे, निकल रहा है एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। ओके, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। ये तुम्हारा y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स वाला ग्राफ है ना। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसमें ये होता है मेरा y इंटरसेप्ट, ये होता है x इंटरसेप्ट, सॉरी ये हो गया मेरा y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये होता है मेरा y इंटरसेप्ट, ये होता है मेरा y इंटरसेप्ट, एंड ये m क्या होता है, m होता है मेरा स्लोप। तो इस केस में जो स्लोप है, इस केस में स्लोप है मेरा r, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, x है मेरा t, तो x एक्सिस को t में रख दें, ये हो गया x एक्सिस, और x एक्सिस में क्या होगा, टाइम होगा। ओके, y एक्सिस में क्या होगा मेरा, y एक्सिस में होगा lt यानी हाइट ऑफ द प्लांट, तो ये हो गया y एक्सिस, y एक्सिस में है हाइट ऑफ प्लांट, एंड r हो गया मेरा स्लोप। मतलब ये जो स्लोप निकल रहा है, ये जो ऐसे करके जो मेरा स्लोप निकलेगा, ओके, ये जो स्लोप निकलेगा, स्लोप tan थीटा कहते हैं हम लोग ना स्लोप को, tan थीटा इज इक्वल टू m इज इक्वल टू r, मतलब इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज यानी ग्रोथ रेट। ओके, और ये जो मेरा बचा है ये होगा मेरा एल नॉट, ठीक है, क्योंकि ये हो गया मेरा y इंटरसेप्ट c, ठीक है, एल नॉट। तो ये हम अपन को ये ग्राफ एकदम याद रखना चाहिए। मैंने ग्राफ भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे है। सबसे पहले तो एरिथमेटिक ग्रोथ समझो, एक सेल माइटोटिकली डिवाइड करता है, दो डॉटर सेल बनाता है, उसमें से एक सेल फर्दर डिवाइड करता है और एक सेल डिफरेंशिएट एंड मैच्योर होता है। ऐसे कर करके मेरा एरिथमेटिक ग्रोथ होता है। एरिथमेटिक ग्रोथ का मैंने आपको बताया एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, दैट इज एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, जिसमें एल टी क्या था, तो एल टी था मेरा लेंथ एट टाइम टी, एल नॉट था मेरा ओरिजिनल लेंथ, आर था मेरा ग्रोथ रेट, एंड टी था मेरा टाइम, जिस टाइम में मेरा ग्रोथ हुआ।
ओके अब ये एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी को मैंने एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से मैच किया, तो मैच हो गया मेरा। फिर मैंने क्या किया, उस हिसाब से एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट कर दिया। ये ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसा आ रही है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ रहा है। अपन यहाँ लिख भी देते हैं, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का ये ग्राफ है मेरा। ओके नाउ, तो ये तो रहा था मेरा एरिथमेटिक ग्रोथ। अब देखो, अब हम बात करते हैं अबाउट ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ठीक है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। तो समझो ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अरिथमेटिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में एक सेल होता है, इट डिवाइड्स माइटोटिकली, ये भी माइटोटिकली डिवाइड कर रहा है, माइटोटिकली ये भी डिवाइड कर रहा है। ओके बट इसमें क्या हो रहा है, जो दोनों डॉटर सेल बन रहे हैं, दोनों के पास है कैपेसिटी टू डिवाइड। मतलब जो भी सेल्स बन रहे हैं उनके पास है मेरा कैपेसिटी टू डिवाइड, मतलब वो फर्दर डिवाइड करके नए प्रोजेनीज दे सकते हैं, ठीक है। इसके पास भी कैपेसिटी टू डिवाइड और इसके पास भी है कैपेसिटी टू डिवाइड। ओके तो मतलब ये फर्दर और जनरेशन देते रहेंगे। मतलब इसमें क्या, जैसे एरिथमेटिक में मेरा क्या चल रहा था, तो एरिथमेटिक मतलब ट्वाइस के आगे बढ़ा। इसमें क्या है समझो, एक से भले दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, ऐसे नंबर ऑफ सेल्स मेरा ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट में इंक्रीज होता है। ओके तो ये पॉइंट भी याद रखना कि इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज पे इंक्रीज हो रहा है ज्योमेट्रिक ग्रोथ में, और अरिथमेटिक में मेरा थोड़ा कम इंक्रीज हो रहा है। नाउ तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ का तो एक ग्राफ भी दिया है यहाँ पे, ये मेरा मैं लिख दूं यहाँ पे, दिस इज ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अपन यहाँ पे ज्योमेट्रिक ग्रोथ का बात करेंगे, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ओके अपन यहाँ ज्योमेट्रिक ग्रोथ को समझते हैं। ओके सो ज्योमेट्रिक ग्रोथ जो है ना मेरा, वो ज्योमेट्रिक ग्रोथ बेसिकली दो फेजेस में आता है, एक होता है लैग फेज, एक होता है लॉग। लैग में थोड़ा कम होता है ग्रोथ, एंड लॉग में ग्रोथ एक्सपोनेंशियली होता है, मतलब काफी रैपिड ग्रोथ होता है। अब देखो ज्योमेट्रिक ग्रोथ, अगर मेरा अनलिमिटेड रिसोर्सेस है, ओके अगर मेरा अनलिमिटेड रिसोर्सेस है, अनलिमिटेड मतलब कि कोई रोक टोक नहीं है रिसोर्सेस पे, जो काफी कम दिखता है मेरे को अनलिमिटेड रिसोर्सेस, तब जो मेरा ग्रोथ दिखता है वो होता है मेरा एक जे शेप्ड ग्रोथ। ओके जे शेप्ड ग्राफ मिलता है, जे शेप्ड ग्रोथ मतलब कुछ ऐसा तुमको ग्राफ मिलेगा। ओके ये हो गया मेरा, ये हो जाएगा टाइम, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा जो साइज होगा। ओके एंड जो मेरा ग्रोथ होगा तुमको कुछ ऐसा जे शेप दिखेगा, ठीक है, जब रिसोर्सेस अनलिमिटेड हो। बट एक्चुअली हम जानते हैं जो मेरे रिसोर्सेस हैं वो कैसे हैं, रिसोर्सेस हैं बेसिकली मेरे लिमिटेड, लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। नेचर में कैसे रिसोर्सेस पाए जाते हैं, तो भाई साहब लिमिटेड रिसोर्सेस पाए जाते हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेस में जो ग्रोथ दिखता है वो होता है एस शेप्ड ग्रोथ। ओके एस शेप्ड ग्रोथ, या एक और नाम से याद रखना सिग्मोइड, सिग्मोइड ग्रोथ। ओके तो ये मेरा एक सिग्मोइड कर्व है, सिग्मोइड कर्व है। ओके इसमें तीन फेजेस आते हैं, एक होता है लैग फेज, एक सेकेंड ज्यादा ही मिटा दिया। ओके एक होता है पहले मेरा लैग फेज, उसके बाद आता है मेरा एक्सपोनेंशियल फेज, एंड फाइनली आता है मेरा स्टेशनरी फेज। ओके तो सबसे पहला जो फेज आता है सिग्मोइड ग्रोथ में वो होता है मेरा लैग फेज, और लैग फेज में क्या होता है मेरा स्लो ग्रोथ होता है। फिर आता है मेरा लॉग फेज। ओके इसमें मेरे को दिखता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ओके मतलब बिल्कुल रैपिड ग्रोथ होता है। एंड फाइनली मेरा जब एक बार ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गया, फिर ग्रोथ क्या होगा, अपने सैचुरेशन को रीच करेगा, मतलब खत्म होते जाएगा धीरे धीरे, अब इससे आगे ग्रोथ नहीं हो पाएगा, और उसको अपन कहते हैं स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज। एंड स्टेशनरी फेज में क्या होता है मेरा ग्रोथ सैचुरेशन हो जाता है, ग्रोथ अब इससे आगे नहीं हो पाएगा। ओके तो ये था मेरा ज्योमेट्रिक ग्रोथ की तीन फेजेस की बात कर लिए। एस शेप्ड कर्व मिलता है, याद रखना सिग्मोइड कर्व, ये आपको याद रहना चाहिए। ओके अब इसका एक भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकलता है जो है डब्ल्यू टी इक्वल टू
W0 ERT, ओके, W0 ERT, इसको भी अपन को याद रखना है। WT हो गया वेट हो गया, साइज हो गया एट टाइम टी, कोई भी कुछ भी हो सकता है, वेट हो सकता है, साइज हो सकता है एट टाइम टी। W0 हो गया मेरा इनिशियल, एकदम स्टार्टिंग में। R हो गया मेरा ग्रोथ रेट, R हो गया मेरा ग्रोथ रेट। T तो हो गया समझ में आ रहा है टाइम, और E क्या हो गया बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, ओके। तो WT इज इक्वल टू W0 ERT, और इसका जो ग्राफ होता है उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, इसका ग्राफ ऐसा दिखता है मेरा। तो ये अपन को यही सब पॉइंट याद रखने ज्योमेट्रिक ग्रोथ के बारे में। अच्छा, ज्योमेट्रिक ग्रोथ मेरा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्रोथ होता है, ओके, मतलब ये सब में दिखता है, फॉर सेल इन कल्चर हो गया, या कोई भी मतलब अपन किसी भी सोर्स का बात कर लेते हैं ना, तो मेरे यही ग्रोथ बेसिकली मेरा दिखता है, जो एस शेप्ड ग्रोथ है वही दिखता है। नेचुरल इन्वायरमेंट का ग्रोथ बोले, मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट में जो भी स्पीसीज रहता है, चाहे वो अपने ही रहते हैं या कोई ब्रीडिंग स्पीसीज भी रहते हैं, तो उसमें भी ज्योमेट्रिक ग्रोथ ही दिखता है, ओके। और प्लांट में भी नॉर्मली ज्योमेट्रिक ग्रोथ दिखता है, ठीक है, मतलब क्योंकि जो मेरे रिसोर्सेज है एनवायरमेंट में वो कैसे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो याद रखना एरिथमेटिक ग्रोथ काफी कम दिखता है, मतलब एरिथमेटिक ग्रोथ में क्या हो रहा है, जो ग्रोथ हो रहा है वो कांस्टेंट ग्रोथ हो रहा है, ओके। बट ज्योमेट्रिक ग्रोथ में एक समय ग्रोथ पहले स्टार्टिंग में कम हो रहा है, फिर 21 बार में काफी ज्यादा हो जा रहा है, फिर बाद में जाके कम हो जा रहा है, ओके। ये हो गया ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या हो रहा है, कांस्टेंट रेट पे मेरा ग्रोथ हो रहा है। तो अरिथमेटिक ग्रोथ बेसिकली देखिएगा तुमको इन केस ऑफ क्या बोले, इन केस ऑफ सेल्स एट दी रूट एपेक्स और सेल्स एट दी शूट एपेक्स, उनमें तो ग्रोथ हमेशा हर टाइम होते रहता है, तो वो जो ग्रोथ है वो थोड़ा कांस्टेंट टाइप ऑफ ग्रोथ है। पर वही जो मेरा ग्रोथ हो रहा है इन केस ऑफ दी सेल्स इन कल्चर या कोई भी इन्वायरमेंट में जो कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है, तो वो ग्रोथ है मेरा ज्योमेट्रिक ग्रोथ, मतलब एक समय कम फिर ज्यादा फिर आके कम हो जाते हैं, ठीक है। एक आपको एक और डायग्राम आपको दिया एनसीईआरटी में, ये आपको एक जाइगोट का ग्रोथ दिया है, मतलब पहले जो मेरा जाइगोट है, देखो पहले का जो जाइगोट है उसका कम ग्रोथ हुआ है, पहले ये जाइगोट है ये एक से करके दो से करके चार, मतलब स्टार्टिंग में तुमको ज्योमेट्रिक ग्रोथ दिख रहा है, स्टार्टिंग में तुमको ज्योमेट्रिक ग्रोथ दिख रहा है, पर एक समय बाद आके ग्रोथ मेरा अरिथमेटिक हो जाता है, जब धीरे धीरे कुछ कुछ सेल्स मेरे फर्दर डिवाइड करते हैं और कुछ कुछ सेल मेरे मैच्योर होते हैं या डिफरेंशिएट होते हैं, मैच्योर होते हैं या डिफरेंशिएट होते हैं। तो ये थे मेरे दो टाइप के ग्रोथ रेट, मुझे लग रहा है मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा। याद रखना क्वेश्चन जहां भी आएगा मोस्ट कॉमन इज दी ज्योमेट्रिक ग्रोथ, कुछ कुछ कम कम केसेस में मेरा अरिथमेटिक ग्रोथ होता है। ये एम्ब्रायो वाला है कि एम्ब्रायो का ग्रोथ के बारे में वाला है, ये एम्ब्रायो ग्रोथ, ओके। तो इसमें याद रखना स्टार्टिंग में ज्योमेट्रिक ग्रोथ होता है, जब जाइगोट से तुम्हारा एक तरीके का एम्ब्रायो टाइप्स, ओके, एम्ब्रायो उसको हम लोग कहते हैं अपन मोरूला टाइप स्टेज, मोरूला भी नहीं, गैस्ट्रूला टाइप स्टेज तक मेरा, मतलब गैस्ट्रूला टाइप स्टेज तक मेरा जो होता है, जैसे समझ लो ये हो गया जाइगोट, ये हो गया गैस्ट्रूला, और ये हो गया ऑर्गेनिज्म, ओके। तो जाइगोट से गैस्ट्रूला ज्योमेट्रिक ग्रोथ, और गैस्ट्रूला से पूरा ऑर्गेनिज्म होते होते एरिथमेटिक ग्रोथ होता है। तो ये पॉइंट अपन याद रख सकते हैं। तो ये था मेरा ऑल अबाउट दी ग्रोथ रेट्स। अब अपन पढ़ेंगे अबाउट, अच्छा, एक रिलेटिव ग्रोथ रेट और एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट के बीच के डिफरेंसेस भी अपन देख लेते हैं, वो भी एनसीईआरटी की डायग्राम को अपन एनसीईआरटी के डायग्राम से जो क्वेश्चन दिए से समझेंगे।